आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है अडॉप्शन। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हर साल बहुत से बच्चे अडॉप्ट होते हैं। तो जो ये बच्चे अडॉप्ट होते हैं और इनके जो पेरेंट्स होते हैं, क्या ये पहले से ही ये डिसीजन लेके आते हैं? ये सोल लेवल पे ऐसा क्यों प्लान करते हैं? कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को पैदा करने के बाद अडॉप्शन के लिए क्यों छोड़ देता है? ऐसी क्या चीज होती है जो उनको लर्न करनी होती है इस अडॉप्शन की प्रोसेस से? क्योंकि जब अडॉप्टेड चाइल्ड होता है एक बच्चा, तब वो अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। मतलब सेल्फ वर्थ मतलब मेरी कीमत इस दुनिया में क्या है। और रॉबर्ट श्वार्ट्ज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो हम अपनी कीमत को पहचानने की कोशिश करते हैं या जो इस प्रोसेस में सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या वो इससे क्या सोल का कॉन्शियसनेस बढ़ता है? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें कैरल की लाइफ को समझना होगा। कैरल एक लेडी है, 43 इयर्स ओल्ड। उसके हस्बैंड का नाम है बैरी और उसकी डॉटर का नाम है एनिया। तो बैरी से जो उसकी शादी हुई वो सेकंड मैरिज है। कैरल एक पर्सनल कोच भी है और एक एम्पावरिंग वुमन है। और कैरल के बर्थ पेरेंट्स जिन्होंने उसको पैदा किया, उनका नाम है पियरी एंड जैन। सो ये बताते हैं, कैरल बताती है कि जैन जो इसकी माँ है, ये मिड 20s में जब इसके मदर और फादर थे तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो पियरी मतलब उसके हस्बैंड को बताती है, जैन अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो एक पागल की तरह बिहेव करता है और बोलता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इसीलिए जैन जो कैरल की मदर होती है, उसको एक अनवेड मदर्स का एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे जो मदर्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती हैं पर उनकी शादी नहीं हुई होती है, वो वहां पे जाके अपनी प्रेगनेंसी को पूरा करती हैं और वहां पे ही डिलीवरी करती हैं। जब कैरल का जन्म होता है तो 2 महीने तक उसको एक फॉस्टर केयर में रखा जाता है और 2 महीने के बाद उसका अडॉप्शन डॉरथी और रिचर्ड, ये कपल का नाम है। डॉरथी एक लेडी है एंड रिचर्ड हस्बैंड है उसका। ये दोनों इसका एडॉप्शन ये उसको अडॉप्ट करके और अपने घर लेके आते हैं। इनिशियली कैरल बताती है कि उसे एक अटैचमेंट डिसऑर्डर का रियलाइजेशन होता है, जिसमें कि वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जेलअप नहीं कर पाती, वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करती और वो हमेशा लोगों की बात सुनती है, जो आजू बाजू लोग उससे बात करते हैं, और वो समझती है कि वो एक उसकी कोई कीमत नहीं है इस जिंदगी में। उसकी लाइफ, क्योंकि वो अडॉप्ट की गई है, इसीलिए उसकी कोई लाइफ की कीमत नहीं है। जब 25 साल की होती है कैरल, तो फर्स्ट मैरिज उसकी जो होती है, उससे वो उसको डाइवोर्स लेना पड़ता है। और ऐसा बताते हैं रॉबर्ट शॉर्ट्स की यूजुअली जब भी कोई बच्चा अडॉप्ट होता है और उस की मदर की जो एज होती है, मतलब 25 साल की जब कैरल की मदर हुई थी तब उसने उसको अडॉप्शन के लिए दिया था। इसीलिए कैरल की लाइफ में भी जब वो 25 साल की होगी तब एक बहुत ही मेजर लाइफ चेंज होगा। ऐसा ये ट्रेंड है और ये ऑब्जर्व किया गया बहुत सारे लाइफ्स में जो बच्चे अडॉप्ट होते हैं उनके साथ। तो कैरल का जब डिवोर्स होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि पहले तो वो अडॉप्टेड थी और दूसरा एक जो लाइफ का सबसे बड़ा हादसा हुआ कि उसका डिवोर्स हो जाता है। और उसको हमेशा ये बताया गया है कि आप कि तुम अपने गुस्से को हमेशा अंदर की तरफ कभी भी किसी के सामने एक्सप्रेस मत करो या गुस्से को रिलीज मत करो। तो इस गुस्से को वो अपने अंदर ही रखती है और अपने आप को पनिश करती है उस गुस्से से। और ये 9 सालों तक ये प्रोसीजर चलता है जब वो अपने गुस्से को कभी भी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करती। और एट द एज ऑफ 34, जब वो 34 इयर्स की होती है, तब उसे एक ब्रेन इंजरी होती है, एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके ब्रेन इंजरी होती है। और ये ब्रेन इंजरी उसको इंस्पायर करती है कि वो अपने ऊपर काम करे। तो वो कहती है मेरे को 3 लर्निंग मिलती है इस एक्सीडेंट से।
वो और रॉबर्ट श्वार्ट्ज दोनों ये चीज बता रहे हैं हमको कि ये जो ब्रेन इंजरी का एक्सीडेंट होता है इससे 3 लर्निंग होती है उसको। एक तो कि स्लो डाउन कैसे करना है लाइफ में। हम यूजुअली क्या करते हैं आज के टाइम पे, हमारी लाइफ इतनी फास्ट है कि हम अपने बारे में अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते या कभी भी अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए नहीं देखते। तो स्लो डाउन कैसे करना है, सबसे पहली टीचिंग इस ब्रेन इंजरी की उसको होती है। दूसरी टीचिंग उसको जो मिली है इस एक्सीडेंट से वो है हाउ टू रिसीव। हम सिर्फ देने में बिलीव करते हैं बहुत से लोग, बट वो रिसीव करना भूल जाते हैं या मिस करते हैं हमेशा कि वो रिसीव नहीं कर पाते। और तीसरी कि जो उसका गुस्सा इतने सालों तक उसके अंदर उसने दबा के रखा था उसको कैसे वो हील करेगी। तो ये 3 चीजें इस ब्रेन इंजरी के बाद उसको समझ आती है। तो यूजुअली जो सोल्स बहुत पहले ही प्री बर्थ प्लानिंग में ही ये डिसाइड कर लेती हैं कि वो बहुत ही अनकॉन्शियस वे में अपनी लाइफ लीड करेंगी, और इसीलिए वो एक एक्सीडेंट प्लान करती है जिससे कि उनको अवेयरनेस आए और वो कॉन्शियस हो और वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और ज्यादा रिफ्लेक्ट करें अपने आप को। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोग ज्यादातर देने में बिलीव करते हैं, तो मतलब कि जैसे कि एक अभी मैसेज भी आया था ग्रुप पे कि लव इज सर्कुलर, आपको सिर्फ देना नहीं है लेना भी है। तो उसके फ्लो जब डिसरप्ट होता है और जब हम लेने की स्थिति में नहीं होते तब भी हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं। ब्रेन इंजरी एक ऐसा इंसिडेंस होता है उसकी लाइफ में जो उसके पूरे पुराने जितने भी ट्रॉमाज हैं उसको सारी चीजें याद आ जाती है कि उसका जो बर्थ फादर था वो उसको नहीं चाहता था अपनी जिंदगी में। उसकी लाइफ में शुरुआत में बहुत ही कंफ्यूजन, शेम और गिल्ट की इमोशंस थे। और ऐसा भी बहुत बार हुआ कि जो उसकी मदर है, कैरल की बर्थ मदर मतलब जैन, उसने बहुत बार अपने बच्चे से, हम बोलते हैं ना कि बच्चे से अपने हमको बात करनी चाहिए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो उसने बहुत बार अपने बच्चे से बात नहीं की और इसीलिए वो अपने आप को बहुत दूर मानती थी अपनी मदर से। और उसको हमेशा यही फीलिंग आती थी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है इस जीवन में, वो कहीं भी बिलोंग नहीं करती है। तो वो बोलती है कि मुझे अभी भी वो मेमोरीज याद है जब उस टेबल पे प्रेगनेंसी टेबल पे मदर रहती है और ऑपरेशन थिएटर में, और डॉक्टर बोलता है और मुझे ये सुनाई देता है पूरा अच्छे से कि मुझे समझ आता है कि उसने क्या बोला है। वो डॉक्टर बोलता है कि इस बच्चे को अपने मदर से दूर रखना, इसको उसका टच नहीं मिलना चाहिए जैसे ही वो पैदा होती है। क्योंकि जब बच्चों को अडॉप्शन किया जाता है तो वो लोग इंश्योर करते हैं कि वो मदर से टच ना करे, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वो मदर को आके वो फील कराते हैं जिससे कि वो बच्चा सेफ फील करे। तो फिर वो बताती है कि 1963 में जब वो पैदा हुई थी तब अबॉर्शन वाज नॉट लीगल। तो इसीलिए उसका फादर बहुत डर रहा था इस चीज से कि वो अबॉर्शन कैसे होगा। तो उसकी मदर ने उसको जब बताया, क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, तो उसको बाद में पता चला उसकी मदर को कि वो चीटिंग कर रहा था उसके साथ, वो कहीं और भी इन्वॉल्व था। तो इसीलिए उसकी मदर के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो बहुत ज्यादा इस एक्ट के लिए अपने आप को शेम की इमोशन उसकी लाइफ लॉन्ग हमेशा रहा कि वो किसी को बता नहीं सकी कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। कैरल ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जो उसने पहली शादी की, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन था वो उस टाइम पे अनवर्दी था और अनलविंग था, मतलब वो अपनी कीमत नहीं जानती थी और वो अपने आप को प्यार नहीं करती थी। तो जो उसका वाइब्रेशन था उसी हिसाब से उसने एक इंसान को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ जिससे उसकी शादी हुई, और वो इंसान उसको पूरे समय वही फील कराता था। क्योंकि जब आप जिस वाइब्रेशन में होते हैं आप वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट करते हो और आप लाइफ लॉन्ग वही इमोशंस आगे लेके जाओगे, क्योंकि वो भी आपको वही फील कराता रहेगा। और जब उसका डिवोर्स होता है तो वो बोलती है कि मेरे लिए इससे बड़ा हादसा जीवन में कुछ नहीं था, और मैं सीधा अपने फर्स्ट लॉस, जो इनिशियल लॉस हुआ था मेरी लाइफ में, मेरी मदर का मेरे से दूर जाना या मेरे पेरेंट्स का मेरे से दूर जाना, मैं वो मुझे याद आने लगा था जब मेरी लाइफ में डिवोर्स आया फर्स्ट। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज बताते हैं कि जब हम कोई चैलेंज अपना प्लान करते हैं सोल लेवल पे, तो हमेशा हम उन क्वालिटीज को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने सोल में प्लान करते हैं जो हमें हील करेंगी।
तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ चैलेंजेस प्लान होते हैं, साथ में वो क्वालिटीज या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी सोल को हीलिंग में हेल्प करेगी हमारी लाइफ में, हम वो भी प्लान करते हैं। और फिर रॉबर्ट शॉर्ट्स बताते हैं कि कैरल एक लाइट वर्कर है और वो हीलिंग, जो लाइट वर्कर्स क्या होते हैं, बेसिकली लाइट वर्कर्स का मतलब होता है कि वो अपने लाइट के थ्रू वर्ल्ड में हीलिंग करते हैं। तो कैरल भी एक लाइट वर्कर है और वो हीलिंग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कंपैशन, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग से लोगों को हील करती है। और जो उसका प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है वो पूरा एक लाइट वर्कर की प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। और यूजुअली लाइट वर्कर्स यही काम करते हैं कि जिस इमोशन को उनको दूसरों को हील करना होता है वो इमोशन वो खुद ले लेते हैं, वो, और उसके लिए वो उनका वो चैलेंज होता है लाइफ में, वो उसको हील करते हैं और उसके बाद वही इमोशंस दूसरों को हील करने में हेल्प करते हैं। तो अडॉप्शन के कारण जो ट्रॉमा था उसका, आइसोलेशन का, कंफ्यूजन का, और जो हेड इंजरी थी उसको ये उसकी अवेयरनेस ऐसे शिफ्ट हुई कि उसकी वो अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज मतलब अपनी इंट्यूशन पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगी। और जब वो मदर बनी तो वो भी एक प्रोसेस, वो भी एक जंक्चर था उसकी लाइफ में जिसने उसको बहुत ज्यादा हील किया। जब कैरल 28 साल की होती है तो जो उसके अडैप्टिव पेरेंट्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं और वो अपनी बर्थ मदर को ढूंढने की कोशिश करती है। तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हायर करती है और वो अपनी बर्थ मदर को ढूंढने की कोशिश करती है और वो लोग इवेंचुअली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो लोग सीधे नहीं मिलते बट पहले वो लोग कुछ लेटर्स एक्सचेंज करते हैं। जब उसका कांटेक्ट मिलता है, कुछ लेटर्स एक्सचेंज करने के बाद वो प्लान करते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। और जब वो उससे मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और कोई भी रोता नहीं है। और कितनी स्ट्रेंज बात है, मतलब, और वो ये सोचती है कि ये वही औरत है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्लैनेट अर्थ पे हर्ट किया है, शायद इससे ज्यादा और कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और वो दोनों ही बहुत पेनफुल फील करते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड फील करते हैं इस मीटिंग में। वो लोग आपस में बात करते हैं तो कैरल को पता चलता है कि वो दोनों सेम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं। और जब वो उसके फादर के बारे में पूछती है तो उसकी मदर उसको बर्थ फादर के बारे में, तो वो उसकी मदर उसको बताने में थोड़ी हेजिटेंट होती है। और वो कैरल ये सोचती है कि एक्चुअली जिस लेडी ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, क्या वो मेरे बारे में केयर कर सकती है, ये क्वेश्चन हमेशा उसके दिमाग में होता है। तो कैरल एक मैसेज देती है सारे अडॉप्टीज को, उन सारे बच्चों को जो अडॉप्टेड हैं, कि एक ये यूनिवर्सल फीलिंग है। जब भी कोई बच्चा आता है तो ये एक यूनिवर्सल फीलिंग होती है उसमें कि हम प्यार के लायक नहीं है, या हम किसी जगह को बिलोंग नहीं करते, या हमारा अस्तित्व नहीं है इस जीवन में। बट जो सबसे अच्छी चीज ये बच्चे कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली अडॉप्शन के थ्रू जाते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो ऐसे लोगों से बात करें जो उनको वैलिडेट करें, जो उनकी वर्थ उनको समझाए, जो उनकी लाइफ की वैल्यू उनको समझाए और ये बताएं कि तुम जैसे भी हो तुम सबसे अच्छे हो। अडॉप्टीज को वो ये बोलती है कि आप अपने आप लव योरसेल्फ सो मच, इतना ज्यादा आप अपने आप को प्रेम करिए कि कुछ भी आपके साथ हो रहा हो आपको लगे कि वो सब कुछ नॉर्मल है। और फिर वो बताती है कि यूएस में एक ऐसे कुछ अडॉप्शन सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि बर्थ पेरेंट्स को, अडॉप्टिव पेरेंट्स को और जो बच्चे अडॉप्टेड हैं उन सबको एक साथ लाती है एक रूम के अंदर। और वहां पे वो बच्चे जिनको कंफ्यूजन है, जिनको आइसोलेशन की फीलिंग है, जिनको शेम है, जिनको गिल्ट की फीलिंग है, वो सब सारे बच्चे आपस में अपने बर्थ पेरेंट्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स से बात करके और अपनी ये सारी फीलिंग्स को दूर करते हैं और अपने आप को वैलिडेटेड महसूस करते हैं। और ये फीलिंग्स, क्योंकि आपने ये सोल प्लान चूज किया तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, कैरल ये बोलना चाहती है। और जब तक आपकी वो फीलिंग्स या इमोशंस रिलीज नहीं होते तब तक आपकी हीलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। अब चैनलिंग होती है कैरल की, तो कैरल की जब चैनलिंग होती है तो उसमें पता चलता है कि एक लाइफ टाइम में कैरल के 6 बच्चे थे और 5 बच्चे तो सर्वाइव करते हैं, बट जो लास्ट बच्चा है वो फीवर के कारण उसकी डेथ हो जाती है।
तो और वो जो लास्ट बच्चा था वो उसकी अभी के लाइफ टाइम की, करंट लाइफ टाइम की बर्थ मदर है, जिसने उसको पैदा किया था। तो जो चैनलिंग मीडियम है वो बताता है कैरोल को कि तुम्हारी बर्थ मदर और तुम्हारे में ये रिलेशनशिप बहुत बहुत बार हुआ है, ये तुम्हारे लाइफ टाइम्स में। ऐसे बहुत से लाइफ टाइम्स हैं जब तुम बहुत कम टाइम के लिए एक साथ हुए हो, बट तुम दोनों ने एक दूसरे को ये गिफ्ट जरूर दिया है कि गिविंग अ लाइफ, मतलब तुमने, या तो उसने तुमको पैदा किया, तुमने उसको पैदा किया है, तो ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट तुमने एक दूसरे को दिया है, बट बहुत कम टाइम के लिए तुम लोग साथ रहे। और जब कैरल अडॉप्टेड हुई थी तब भी उसे एक और अडॉप्शन का एक और लेसन था कि वो क्यों अडॉप्शन चूज करती, क्योंकि उसको इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखना था कि उसकी खुशी उस पे ही निर्भर है और किसी और पे नहीं। तो उसको ये समझना था कि वो अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ तो रह रही है पर वो उनका पार्ट नहीं है, और इसीलिए उसको अपने अंदर जाना था, अपने आप को और जानना था। और उसकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई उस प्रोसेस अडॉप्शन होने के बाद, एक उसकी, क्योंकि उसने अपने आप से ये रिलेशनशिप को एनरिच किया, अपने आप से रिलेशन अच्छा बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्मिक लेसन जो कैरल का था वो था उसको अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को पहचानना। अब वो बताते हैं कि चैनलिंग मीडियम ये बताती है कि बर्थ मदर का क्या लेसन था। बर्थ मदर का लेसन ये था कि वो जो भी पेन और ग्रीफ और जो भी जिस भी तरीके की गिल्ट फीलिंग थी उसकी जब उसने अडॉप्शन के लिए दिया था अपने बच्चे को, तो सबसे पहले उसको ये लेसन था कि उसको बहुत ज्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है। इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है। और दूसरा कि उसकी सेक्सुअल डिजायर्स को उसको इतना अनकंट्रोलेबल वे पे नहीं जाके देखना है जहां पे वो एक बच्चे को पैदा कर ले और वो क्लेम भी ना कर सके कि इसका फादर कौन है। तो ये दोनों लेसन थे। और उसके फादर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक लेसन थी उसकी मदर और उसके फादर की, दोनों की। और आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जो उसकी बर्थ मदर होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी शादी नहीं हुई है और इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा जब जिस इंसान से ये बच्चा हुआ है वो इसको रखने के लिए तैयार नहीं है। तो क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है एक बच्चे की, इसीलिए वो इसको अडॉप्शन के लिए देती है। वो कहती है कि चैनलिंग मीडियम, ये सारी बात, ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो चैनलिंग मीडियम ही बता रहा है कि जो तुम्हारी करंट लाइफ टाइम में डॉटर है आन्या जिसका नाम है, तो जब हम ये सुनते हैं ना, जब हम सोते रहते हैं तब हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बनता रहता है या कई बार मॉडिफाई भी होता है। तो वो बोलती है कि इस लाइफ टाइम की जो डॉटर है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा उस वैसे ही बना था जब तुम सो रही थी। और उसका गिफ्ट जो तुम्हारा और उसके बीच में जो तुम उसको गिफ्ट दे सकते हो वो तुम्हारा हार्टफेल्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हारी काइंडनेस है, तुम्हारा लव है। और उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना तुम्हारा काम है। और तुम कई गुना ज्यादा प्यार उसको दे चुकी हो इस लाइफ टाइम में जो तुम्हारी बर्थ मदर ने तुमको नहीं दिया था। ये सब कैरल को वो बता रहे हैं। और ये मैंने पहले भी बोला है कि जब प्री बर्थ प्लानिंग होती है तो हालांकि बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन वहां पर डिस्कस हो रही होती है कि आपको अडॉप्शन करना है और आप में ग्रीफ की और गिल्ट की और शेम, कंफ्यूजन की, इस तरीके की फीलिंग्स होंगी। बट वो बहुत ही सेलिब्रेशन होता है, वो बहुत ही जॉयस एक सेलिब्रेशन होता है। तो फिर कैरल और जैन, मतलब कैरल और उसकी बर्थ मदर का भी जो कॉन्ट्रैक्ट बना था कि वो उसको पैदा करेगी और उसको अडॉप्शन के लिए देगी, वो भी इसी ऐसे ही बना था जब जैन जो है उसकी मदर, बर्थ मदर, वो अलाइव थी प्लैनेट अर्थ पे, तब उन दोनों का ये कॉन्ट्रैक्ट बना था। और स्पिरिट गाइड यूजुअली उसको, जैन को सामने रखते हैं उसके कि ये तुम्हारा प्रोबेबल बर्थ मदर हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लास्ट प्रीवियस लाइफ टाइम से सोर्स ऑफ पेन थी, वो एक उसको वहां से सफरिंग मिली थी, तो वो उसके सामने उसको रखते हैं। और जो उसका फादर था, बर्थ फादर, वो रोमन टाइम्स में उसके साथ था कभी पहले, पर उसके बाद से उसका बर्थ फादर उसके किसी भी लाइफ टाइम में नहीं था। और उसके बर्थ फादर से कैरल को क्या चाहिए था? सेल्फ फोकस और पर्पस। तो इसीलिए उसने वो सारी क्वालिटीज
को क्योंकि वो इम्बाइब करना चाहती थी, वो अपनी लाइफ में लेना चाहती थी, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसको अपना बर्थ फादर मानने को तैयार होती है। बट बाकी सारी जो क्वालिटीज हैं उसकी वो उसको नहीं पसंद करती थी, इसीलिए वो अडॉप्शन का डिसीजन लेती है कि उसको मुझे उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं रहना है। और कैरल ये नहीं चाहती थी कि जो भी ईगो क्लैशेस है उसकी मदर और बर्थ मदर और फादर के बीच में वो उसकी पार्ट बने, इसीलिए भी वो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो फिर क्वेश्चन पूछते हैं रॉबर्ट श्वर्ट्ज की, जब अडॉप्शन होता है तो अडॉप्टिव पेरेंट्स कहाँ कैसे मिलते हैं? तो चैनलिंग मीडियम बताती है कि कोई एक इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई इंटरमीडियरी कोई पर्सन होता है जिसका नाम आपने प्री बर्थ प्लानिंग में डिसाइड किया होता है, और जब आप उसको एक्चुअली में सामने से देखते हैं या सुनते हैं, उसको नाम उसका देखते हैं, तो आपको ट्रस्ट एक अंदर से बिल्डअप होता है और आपको तब मतलब आपका ये बेसिकली इंट्यूशन होता है या आपका हार्ट आपको बोल रहा होता है कि यही जगह है जहां पे आपको आगे जाके अडॉप्शन करना है और वही गाइडेंस मिलता है। और जो उसका अडॉप्टिव फादर है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि वो उसका ब्रदर था पिछले लाइफ टाइम में। तो जब वो ब्रदर होता है तो वो उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, कैरल की कंपनी को बहुत एंजॉय करता है वो प्रीवियस लाइफ टाइम में जब उसका ब्रदर होता है। इसलिए वो वॉलंटरली बोलता है कि इस जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा अडॉप्टिव फादर बनूंगा। और अडॉप्टिव मदर मतलब डोरोथी के बारे में वो ये बताते हैं कि पिछले लाइफ टाइम में वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो बहुत लॉयल थी तुमसे। और क्योंकि उसके वो जब 14 इयर्स की थी तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम थी जब वो पुबर्टी की एज पे आई थी, और उसको पता था कि वो अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और उसको तब तक ये भी पता था कि तुम्हारा अडॉप्शन होगा, इसीलिए उसने वॉलंटरली बोला कि मैं तुम्हारे साथ इस लाइफ टाइम में तुम्हारी अडॉप्टिव मदर की तरह रहना चाहती हूँ। और जब ये प्री बर्थ प्लानिंग होती है और जब वो लोग सोल वर्ल्ड में होते हैं, ये दोनों डोरोथी मतलब उसकी अडॉप्टिव मदर और कैरल, तो वो दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, गले मिलते हैं, हग करते हैं, और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इस एम्ब्रेस इस हग को हम बिलीव करेंगे, हम याद रखेंगे, रिमेम्बर करेंगे, और ये एक फिजिकल रिकॉग्निशन की तरह काम करेगा। क्योंकि जब हम वहां पे मिलेंगे अर्थ पे, तब जब तुम मुझे गोदी में उठाओगी तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं एक सेफ जगह पे हूं, और तुम्हें ऐसा फील होगा कि यही बच्चा है जिसको मुझे अडॉप्ट करना है, एक इमोशनल अटैचमेंट फील होगा। तो वो लोग हमें ये बात करते हैं कि अब ये फिजिकल रिकॉग्निशन को हम याद रखेंगे। और कैरल बताती है कि मैं अपनी अडॉप्टिव मदर को, मेरा यही कॉन्ट्रैक्ट था कि मेरी अडॉप्टिव मदर को मैं फुलफिल करूंगी, मतलब जहां पे भी उसके लूप होल्स हैं लाइफ में, जहां भी वो स्टक है, जहां पे भी वो फंसी हुई है, उसको वहां से निकाल के और उसको अपने रिलेशनशिप मतलब उस वो खुद फुलफिल होगी इससे, और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और वो बहुत ज्यादा प्यार करती है कैरल से, उसकी अडॉप्टिव मदर, क्योंकि वो उनका प्रीवियस लाइफ टाइम से रिलेशनशिप था। तो कैरल पूछती है स्पिरिट गाइड से कि क्या मैं इस लाइफ टाइम में किसी को ट्रस्ट कर पाऊंगी? तो स्पिरिट गाइड बोलते हैं कि तुम्हारी टेंडेंसी होगी कि तुम अपने हेड में रहो, मतलब कि तुम अपना कंट्रोल किसी को बाहर ना दो। तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या बातें हो रही है, और जब तक उस एक चीज को हमें जिंदगी में अपने जीवन में पाना होता है तो हमें उसकी लैक जरूरी है, उसकी एब्सेंस जरूरी है, तभी हमें वो चीज मिल सकती है। और स्पिरिट गाइड बताते हैं कि तुम हमेशा डरी हुई नहीं रहोगी, अडॉप्शन के बाद भी तुम्हारे में ये इमोशंस हमेशा नहीं रहेंगे। और एक ट्रस्ट की जहां तक बात है, तो ट्रस्ट तो तुम्हें तब भी नहीं होगा जब तुम्हारी बर्थ मदर तुमसे जब तुम 28 साल की होगी तब तुमसे तुम्हारी बर्थ मदर मिलेगी, तब भी तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रस्ट दूसरों से नहीं होने वाला है, ये सेल्फ ट्रस्ट की बात है। तुम्हें अपने ऊपर अपने अंदर ट्रस्ट करना है, और तुम्हें ये समझना है कि तुम हमेशा एक सही जगह पे एक सही सिचुएशन पे अपना बहुत अच्छे से देखभाल कर सकती हो। ये है सेल्फ ट्रस्ट जो तुम्हें इनकलकेट करना है इस लाइफ टाइम में, ना ही किसी और इंसान से उस ट्रस्ट को मांगना है। और ये सेल्फ ट्रस्ट तुम्हें बहुत आगे हेल्प करेगा लाइफ में।
और इससे तुम्हारा सोल इवोल्यूशन होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो बताती है कैरल की जो मेरी बेटी का जन्म हुआ उससे मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर खुल गया, नई डायमेंशन, नई नोइंगनेस आ गई, एक नॉलेज आ गई। ये शायद हम सभी लेडीज में होता है कि जब हम बच्चे को पैदा करते हैं, क्योंकि वो समझ पा रही थी कि उसकी बर्थ मदर क्या फील कर रही होगी जब वो उसके पेट में होगी। तो वो बोलती है कि मैंने अपनी बर्थ मदर को माफ तो कर दिया है बट सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पर वो उसको सोल लेवल पे माफ करना चाहती थी। और वो फॉरगिवनेस के लिए और भी ज्यादा हील होना चाहती है, क्योंकि वो पूरे तरीके से उसको सोल लेवल पे माफ नहीं कर पाई है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम गिल्ट को हील करते हैं ये सोच के कि हम दूसरों के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या शेम को हील करते हैं ये सोच के कि मैंने जो सबसे अच्छा मैं कर सकती थी वो मैंने किया, या फिर अनवर्दीनेस को, अपनी कीमत नहीं पहचानने के लिए हम ये सोचते हैं कि हम डिवाइन हैं, हम बार बार इनकारनेशन, हम बार बार जन्म लेते हैं। बट जब तक हम ये फीलिंग को अपने हार्ट में फील नहीं करेंगे, सिर्फ ये थिंकिंग से नहीं होता, हमें ये हार्ट में फील करना जरूरी है। हमें अपनी ब्यूटी, अपनी इनोसेंस और अपनी इनफाइनाइट वर्थ, मतलब अमूल्य जीवन है, हम अमूल्य हैं, ये जब तक हम अपने हार्ट में फील नहीं करेंगे तब तक हमारी हीलिंग नहीं होती है। किसी भी तरीके की ब्लेम या गिल्ट नहीं होना चाहिए बर्थ पेरेंट के लिए, और ना ही कोई इस प्रोसेस में विक्टिम है और ना ही कोई ऑफेंडर है, ना ही किसी ने किसी के साथ गलत किया है और ना ही कोई वो गलत करने वाला आदमी है। तो वो ये बताते हैं कि जब एक मदर के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है जब उसको अपना बच्चा किसी और को देना होता है। ऐसा फील होता है उस मदर को कि उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, वो इतनी ज्यादा टूट जाती है और उसमें बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा गिल्ट होती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं इस बच्चे को ना ही अपनी गोद में रख सकती हूँ, ना ही मैं उसको देख सकती हूँ बड़ा होते हुए। और वो बच्चा जब उसके पेट में होता है तो वो लोग इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं एनर्जेटिकली कि वो सारे इमोशंस जो मदर फील कर रही है वो बच्चा फील करने लगता है। ये सब हम पहले भी सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं, पर जिन लोगों को नहीं पता है कि जब पेट में बच्चा होता है कि वो बहुत जो भी मदर फील करती है वही वो बच्चा फील करता है। और अर्थली रियलिटी, मतलब अर्थ पे पहुंचने से पहले सबसे पहले वो मदर होती है जो कि उसके लिए एक भगवान की तरह होती है। और ऐसा भी होता है कि मान लो बच्चे को तो पता ही नहीं कि क्या जॉय है क्या सौरो है, बट वो यूजुअली हमेशा ही जॉय की स्टेट में होता है। बट जब अगर मदर कभी गुस्सा होती या परेशान होती, कंफ्यूजन, गिल्ट, तो वो सारे इमोशंस अपनी मदर के एब्जॉर्ब करता है और वो ये सोचता है कि शायद ये इमोशंस मेरी मदर में मेरे कारण आ रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जब कटता है तब भी साइकिक कनेक्शन हमेशा रहता है मदर और बच्चे में। और बच्चे को, जब बच्चा दूर जाता है मदर से, तो मदर और बच्चे दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा दुख, बहुत गहरा दुख होता है। और गिल्ट जो है सबसे पावरफुल इमोशन है इस प्रोसेस का, बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा होता है वो एक बहुत ही ओपन, बहुत ही वल्नरेबल, बहुत वीक स्टेट में होता है। और ऐसी स्टेट में एक बच्चे को माँ को देना किसी और को वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए। और इतना ज्यादा बर्डन उस बच्चे पे आ जाता है, वो बच्चा सोचने लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो ये नहीं सोचता कि मैं विक्टिम हूँ, बट विक्टिम कॉन्शियसनेस तो उसको बाद में आती है, बट जब वो छोटा होता है तब वो ये समझने लगता है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज के लिए। और भले कितने भी लविंग पेरेंट्स हों, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं, तो भी जो फीलिंग होती है कंफ्यूजन की, गिल्ट की, अबैंडनमेंट की, वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि हम इस चीज के लायक ही नहीं थे, हम प्यार के लायक ही नहीं थे। और वो हमेशा कुछ ज्यादा करने की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और ये एक बच्चे की स्पिरिट में एक बहुत बड़ा बहुत ही गहरा वूंड है, एक घाव है।
और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको अडॉप्शन के लिए दिया जाता है, तब तो वो और भी ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस माइंड में रहता है अपने, और उसको वो और भी पेनफुल प्रोसीजर लगता है। तो उसको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है कि जिस मदर ने मुझे पैदा किया था मैं उसके साथ नहीं हूँ, और शायद मैंने ही उसके साथ अच्छा नहीं किया। और बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं गिल्ट के इमोशन के लिए। और जब ये रॉबर्ट श्वर्ट्ज ये बोलते हैं कि जब बच्चे इस अवेयरनेस में आ जाते हैं कि उनको चीजें समझ आने लगती है, तो उन्हें ये समझाना चाहिए कि आपके बर्थ पेरेंट्स गिल्टी नहीं थे, और उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था और कैसी सिचुएशन में लिया था, उसका क्या कारण था, जिससे कि वो बाकी अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से लीड कर सके। और जब अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ बच्चे होते हैं तो कभी भी ये चीज उनको नहीं छुपानी चाहिए कि वो अडॉप्टेड है। उनको बोलने का मौका देना चाहिए, उनको उनके इमोशंस को रिलीज करने का मौका देना चाहिए, और उनको ये मौका देना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ सकें अपनी लाइफ के बारे में। बर्थ पेरेंट्स के बारे में वो फिर से बताते हैं कि बहुत ज्यादा डीप ट्रेसेस होते हैं ग्रीफ के, गिल्ट के, और एक हालांकि सोल बहुत ग्रैंड होती है और वो एक छोटे बॉडी के रूप में इनकारनेट करने का डिसीजन लेती है, तो पेरेंट का ये काम होता है कि वो उसको सेफ फील करवाए या उसको वेलकम फील करवाए अर्थ पे। और वो बताते हैं कि कोई भी पेरेंट हो, भले वो रिलीजियस हो या ना हो, या वो अपने आप को पेरेंट मानता हो या ना मानता हो, वो हमेशा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मन में कि ये अगर मेरा बच्चा होगा, और वो भले कॉन्शियस ना हो, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेशन होता है, वो नहीं कर पाता उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी, तो वो बहुत ज्यादा सोल पे वो सफरिंग करती है उसकी सोल। तो वो बोलता है कैरल को कि आप अपने बर्थ मदर को फॉरगिव करें या ना करें, पर आप उनको एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखें कि जहां पे उसने एक बच्चे को पैदा करके और छोड़ दिया है, और फिर वो क्या फील कर रही होगी उस टाइम पे। और वो कहते हैं कि बर्थ पेरेंट्स के लिए उनको बहुत आत्मिक शक्ति चाहिए ये चीज को अपने आप को समझाने के लिए कि जो भी उन्होंने किया है वो गलत नहीं था। बोलते हैं ये पूरा आपके अंदर का विजडम और आपके आत्मिक शक्ति इतनी ज्यादा होनी चाहिए जिससे आप उन बर्थ पेरेंट्स को समझ आ सके, और वो बच्चा भी जो अडॉप्ट हुआ है वो भी नहीं समझा सकता उनको, वो इतने ज्यादा टूट जाते हैं। और वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हीलिंग का इसमें, वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। वो बोलते हैं कि सारे जो आपके डीपेस्ट इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो इनर चाइल्ड में होते हैं, और आपको वहां पे सारे फियर, सेल्फ जजमेंट और इनसिक्योरिटी के इमोशंस जो भी वहां पे हैं उसको आपको रिलीज करना है, और तभी आपके मन में शांति हो सकती है। और हर किसी लाइफ का ये चैलेंज होता है कि वो डार्कनेस को या पेन को पॉजिटिविटी, लव में ट्रांसफॉर्म करे, और जब वो लव में ट्रांसफॉर्म कर लेती है तो सोल की जो लाइट है वो हमेशा बढ़ती है और वो बहुत ही सुंदर तरीके से शाइन करती है। अब वो कहते हैं कि अडॉप्शन कुछ पेरेंट्स के बीच में क्यों होता, मतलब अडॉप्ट करने के लिए बच्चों को क्यों छोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब मदर और फादर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर मदर को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसीलिए अडॉप्शन किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के आने के बाद कपल में बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है या उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्राइसिस बढ़ जाती है, उनके इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं, और कोई एक सोल्यूशन ऐसा आने वाला होता है जो कि उनकी दोनों की लाइफ में एक न्यू अवेयरनेस लाता है, कोई न्यू डायरेक्शन लाता है। तो वो कहते हैं कि कई बार पेरेंट्स मिसकैरेज भी प्लान करते हैं, क्योंकि मिसकैरेज के बाद भी उनकी एक लर्निंग होती है कि उनको कुछ सीखना होता है, वो मिसकैरेज के बाद ही वो सीख सकते हैं। और ये जो बच्चे मिसकैरेज के लिए वॉलंटरली अग्री करते हैं प्री बर्थ प्लानिंग में, वो एक लविंग सर्विस देते हैं अपने पेरेंट्स को, इसीलिए वो अग्री करते हैं। और वो कहते हैं कि पेन ही हर कैटलिस्ट है
किसी भी तरीके की हीलिंग के लिए पेन ही कैटलिस्ट होता है, वही जन्म देता है हीलिंग को। और वो कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चे के आने के बाद मदर और फादर का सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो इन अ वे अपनी मदर को एम्पावर करता है, वो उसको शक्ति देता है कि उसको क्लैरिटी आती है माइंड में कि वो जो इस रिलेशनशिप में है वो उसको फुलफिल नहीं कर रही, या फिर उस रिलेशन वो क्या चाहती है लाइफ में और वो इससे मुझे नहीं मिलेगा, उसको समझ आ जाता है। तो वो कई बार सेपरेट भी हो जाते हैं मदर और फादर। तो बच्चे का काम सेपरेट करना नहीं है, और बच्चे का काम ये भी नहीं है कि वो सिर्फ पीस और हैप्पीनेस लाता है, वो एक सर्विस करने के लिए भी आता है, जहां पे लोगों को अपनी लाइफ का डायरेक्शन पता चले कि उनको क्या करना है, वो अपने अनहील्ड पार्ट्स को हील करे और फिर एक नया चैप्टर लाइफ में आए, ऐसा भी होता है। अब वो ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि बहुत सी सोल्स हमें, क्योंकि हमें कार्मिक बैलेंस करना है इस लाइफ टाइम में, जिनसे भी हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम में एक अकाउंट था, तो इसके लिए सोल्स बहुत ज्यादा वेट करती हैं कि हमको ये करना है। और उनको क्योंकि गिल्ट के इमोशन से ऊपर उठना है, इसीलिए उन्हें ये कार्मिक बैलेंस करना जरूरी होता है। और जो बच्चे जो सोल्स चाहती हैं कि जब जब अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है सोल्स की पिछले लाइफ टाइम में, तो उनके लिए, उस सोल के लिए अडॉप्शन करना इजी होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और बहुत ज्यादा जो इवॉल्व सोल्स होती हैं वो ही ये काम करती हैं, अडॉप्शन का प्री बर्थ प्लान लेती हैं, क्योंकि वो लर्न करना चाहती है कुछ चीजें अडॉप्शन से। और जितना ज्यादा कॉन्शियस सोल होती है वो उतना ही ज्यादा गिल्ट और दुख सारा इमोशन ले सकती है। अगर वो सोल कॉन्शियस नहीं होती है, यूजुअली क्या होता है कि जब बर्थ अडॉप्शन में ये होता है कि बर्थ फैमिली के साथ एक उस बच्चे का कोई वेवलेंथ मैच नहीं होती है, मतलब उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो इस केस में अडॉप्शन इजियर हो जाता है, क्योंकि अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ उसको अच्छा लगता है। तब भी बच्चा सफर करता है, पर हीलिंग करना इजी होता है, क्योंकि उसके लिए वो ज्यादा अच्छी जगह है एज कंपेयर टू द बर्थ पेरेंट्स। और जब सोल्स कॉन्शियस होती हैं तो उनके लिए अडॉप्शन से बहुत सारे चैलेंजेस वो लेती हैं, और उसके बाद वो उसको हील करती हैं और वो अपने सारे लेसन सीख के और कार्मिक बैलेंस कर लेती हैं। बट जब सोल्स कॉन्शियस नहीं होती, ज्यादा इवॉल्व नहीं होती हैं, तो जो भी वो लेसन सीख रही है, ऐसा भी होता है कि अडॉप्शन के कारण जो लेस इवॉल्व सोल्स होती हैं वो अपने लिए एक नया कर्मा बना देती हैं, और जिसको बहुत सारी लाइफ टाइम्स में फिर उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और वो कहते हैं कि कुछ सोल्स ऐसी होती है जिनका पिछले लाइफ टाइम से सेल्फ वर्थ का, सेल्फ लव का या अपनी कीमत पहचानने का इशू होता है, और वो उसको अडॉप्शन के थ्रू हील करना चाहती हैं, और इसीलिए वो यहाँ पे अडॉप्शन का प्लान लेके आती है। और वो कहते हैं कि किसी को भी अपनी कीमत को अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए कि हमारी कीमत नहीं है, क्योंकि हमको इसके लिए बहुत डिफिकल्ट लेसन्स फेस करने पड़ते हैं। और अडॉप्टिव पेरेंट्स की लाइफ में ये होता है कि उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना है, कि मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि उन्हें एक बच्चा पैदा करना है पर वो नहीं कर पाते हैं, या उनको कंट्रोल रिलीज करना है, ये सारे लेसन्स होते हैं। पर उनको ऐसा नहीं है कि जीवन उनको अच्छा कुछ प्लान नहीं करके देता है। जब वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उनकी लाइफ में खुशी खुशी आती है। और बच्चे की सोल के साथ ओपन रहना, मतलब बच्चे को वेलकम करना भी उनका एक चैलेंज होता है। और कई बार जब बच्चे साइकोलॉजिकली वीक होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो जब उनको एक अनकंडीशनल लव देना होता है उनको, वो भी एक उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होता है, पेरेंट्स के लिए, अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए। अडॉप्टिव चाइल्ड हीलिंग के बारे में वो ये बताते हैं कि ये डिसीजन क्यों जस्टिफाइड था, उसके बर्थ पेरेंट ने उसको क्यों अडॉप्शन के लिए दिया, ये उनको पता होना चाहिए। उनको अपने एंगर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जो गुस्सा उसको उस टाइम पे था, वो
इमोशन इज एनर्जी इन मोशन एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी हमेशा रहती है उसके पास, उसको एनकरेज करना चाहिए, उस बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो रोए या वो चिल्लाए या वो अपने गुस्से को किसी तरीके से, जैसे बॉडी वर्क से हम एक्सप्रेस करते हैं पिलो के साथ, या फिर पैरों को ऐसे जमीन पे मार के हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हम एंग्री लेटर्स लिखे अपने पेरेंट्स को। उस बच्चे को ये एनकरेज करना चाहिए कि एंग्री लेटर्स लिखें, वो वहां तक जाए ना, बट एटलीस्ट उनका एंगर एक्सप्रेस हो। एंगर एक बहुत ही सीरियस इमोशन है, और अगर एंगर को रिलीज करना ही जरूरी है, क्योंकि अगर एंगर को इग्नोर किया जाता है तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर उसको सप्रेस किया जाता है तो वो अलग तरीके के ऑब्स्ट्रक्टिव वे ऑफ रिलीजिंग एंगर में बदल जाता है, जैसे कि ऑब्सेसिव थिंकिंग हो गया या सम एडिक्शंस हो गया। तो इसीलिए हमको हमेशा एंगर को वेलकम करना है, और आपके पास्ट के कारण किसी भी तरीके का आपको गुस्सा आता है तो आपको उसको एक्सप्रेस करना है। और सबसे पहला स्टेप हीलिंग में है कि एंगर को हम उसके प्योर फॉर्म में देखें और उससे डरे नहीं। जब एक पॉइंट आएगा जब आपका एंगर जब रिलीज हो जाएगा और आप वो सारे फीलिंग्स, आपको उस इमोशंस के साथ आप कनेक्ट होगे जो आपको अडॉप्शन के टाइम पे थे, कंफ्यूजन का, शेम का, गिल्ट का, और वो धीरे धीरे वो भी रिलीज होते जाएंगे, तो आपको एक रिलीफ फील होगा, हल्का फील होगा। और आपको ये, वो कहते हैं अडॉप्टिव बच्चे जो हैं उनको ये फील होता है जब वो शुरुआत में इस स्ट्रगल से जूझते रहते हैं, तब उनको ये फील होता है कि वो अपने लिए रो रहे हैं। पर जब वो इस प्रोसेस को करते जाते हैं जो उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया, तो थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए रो रहे हैं, कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया था अपने पेरेंट्स के साथ जिससे कि वो इतने परेशान हुए, और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। तो वो यही बोलते हैं कि इस हीलिंग की प्रोसेस के कारण जब आप ये रिपीट करते जाएंगे प्रोसीजर, तो एक लेवल पे आके आपको कंपैशन आ जाएगा और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और आप जितने भी गिल्ट का फीलिंग है या शेम का, कंफ्यूजन का, आइसोलेशन का, वो सब रिलीज कर देंगे। और उसके बाद वो ये बताते हैं कि सेल्फ जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीज करना, कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं, या आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, या आई हैव नो वर्थ, आई एम अनवर्दी। तो इस तरीके के सेल्फ जजमेंट को भी रिलीज करना बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ इनर चाइल्ड से होगा, और जब आपको इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को आपको एक वो प्रोसीजर बताते हैं जिसमें इनर चाइल्ड को आपको खुद एम्ब्रेस करके, और जैसे कि आप एक उसके पेरेंट हैं और वो सबसे डीपेस्ट इमोशंस वहां होते हैं, तो आप उसके पेरेंट हैं और उसको एम्ब्रेस करके और उसको प्यार करके और ये बोले, एक मदर एनर्जी दे उसे। मदर एनर्जी होती है जिसमें कि एक्सेप्टेंस होता है और सेफ्टी होती है, और जब आप इस तरीके से अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे तब जाके आपके सारे जजमेंट रिलीज हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा इनर वर्क लगता है, बहुत ज्यादा आपको अंदर की यात्रा करने की जरूरत पड़ती है, और बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में, क्योंकि जब आप अपने आप को कोई अपना मोल नहीं समझते हैं और जब आप अपने आप को जज करते रहते हैं हमेशा, तो ये बहुत ही पॉइजन होता है सोल के लिए, और इसको हील करने में बहुत टाइम लगता है। और जब आप अपनी ब्यूटी को समझ जाते हैं और आप अपनी कीमत को समझ जाते हैं, तो आपकी सोल फिर से ब्रिलियंटली शाइन करती है, और वो एनर्जी आप रेडिएट करते हैं लोगों में जो कि एक्चुअली उनकी लाइफ में भी डिफरेंस पैदा कर सकती है। फिर से ये बर्थ पेरेंट्स के बारे में ये बता रहे हैं कि गिल्ट का जो इमोशन होता है वो सबसे मेन होता है, और उन बर्थ पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जब मैंने अडॉप्शन का डिसीजन लिया था तब किस तरीके के इमोशंस मेरे साथ थे, कौन लोग थे मेरे आसपास जो मुझे बार बार कर्स कर रहे थे या ब्लेम कर रहे थे इस चीज के लिए। ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये होती है कि हम जब बहुत ज्यादा बर्डन हैवी होता है तो हम आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, हम बाहर की तरफ लोगों की तरफ प्रोजेक्ट करके बोलते हैं कि इसकी गलती है, इसने मुझे परेशान किया। जब उन्हें गुस्सा आता है, जब वो कुछ हैंडल नहीं कर पाते, तो आपको, आपकी ये खुद की चॉइस थी, आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चॉइसेस के लिए।
आपको यही समझना चाहिए। और उसके बाद अगेन इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी चाहिए। और हर एक एक्सपीरियंस का एक स्पिरिचुअल मतलब होता है, एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। उस स्पिरिचुअल मीनिंग को समझने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल थे, अपने आप को माफ कर देना चाहिए, पर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि आपने लेना चाहिए कि आपने ये डिसीजन खुद लिया है, आपकी ये खुद की चॉइस थी। अब वो कुछ पास्ट लाइफ टाइम बताते हैं कैरल की, तो उसमें ये बताते हैं कि जब पियरी और जैन जो थे, पियरी उसका फादर था एक लाइफ टाइम में, और जैन उसकी जो अभी बर्थ मदर और बर्थ फादर है, वो एक लाइफ टाइम में जो फादर था वो उसका फादर था, बट जैन उसकी बेटी थी। तो जो पियरी था वो विडोअर था, मतलब उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो वो कैरल और उसके हस्बैंड के साथ रहता है उसके घर में, और बहुत टाइम तक रहता है और बहुत क्रिटिकल होता है, उसकी बहुत बुराई करता है उससे, क्योंकि वो उसका बहुत अटेंशन चाहता है और कैरल उसको इतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाती है। तो इवेंचुअली वो कैरल और उसका हस्बैंड कैरल अपने फादर को अपने घर से जाने को कहती है, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। बट जब वो डेथ बेड पे होता है तो वो कैरल से बोलता है कि वो सबसे सुंदर टाइम था मेरी लाइफ का जब मैं तुम्हारे साथ था, और मैं तुम्हारे से जलन महसूस करता था, क्योंकि जो लव और प्योरिटी तुम्हारे में थी मैं वो नहीं लोगों को दे पाता था, इसलिए मैं तुमसे एनवी करता था, और इसीलिए मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। और वो बोलता है कि तुमने मेरे डीपेस्ट डार्कनेस को हील किया और मुझे बहुत हेल्प किया अपनी लाइफ में इवॉल्व करने के लिए। कैरल का रिलेशनशिप अपनी बेटी जैन, मतलब जो अब उसकी बर्थ मदर है, वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो उसके बिहेवियर से बहुत कैरल परेशान रहती थी, और उसने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली थी जो कैरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो कैरल ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया था, जिसके कारण उसकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी जैन की। और लाइफ हार्ड होने के कारण ये हुआ था कि वो फाइनेंशियली बहुत परेशान रहती थी, और उसकी डेथ अपनी मदर से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है जैन की। तो वो ये बोलती है कि हमारा रिलेशनशिप तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ अनहील्ड था उस लाइफ टाइम में, इसीलिए इस लाइफ टाइम में उसके थ्रू आके, मतलब तुम उसकी बेटी बनकर तुम उसको ये बताना चाहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचती, और इसीलिए तुमने ये प्लान चूज किया है कि वो तुम्हारी बर्थ मदर बने और तुम्हें छोड़ के चले जाए। फिर कैरल के चैनलिंग मीडियम जो है वो कैरल को बताता है कि तुम्हारे 4 लेसन्स थे लाइफ के। सबसे पहले सेल्फ जजमेंट को छोड़ देना, अपने ऊपर किसी की अथॉरिटी को नहीं मानना, अपने हार्ट को पूरे तरीके से ट्रस्ट करना, और हर चीज में सुंदरता देखना। और उसका एक और लाइफ टाइम के बारे में बताता है जहाँ पे वो नर्स थी, और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाती थी, और वो अपने हायर अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा मानती थी, और वो जान समझती थी कि वो मेरे से कई गुना ज्यादा नॉलेजेबल है, तो मैं उनकी बात मानूंगी। और एक डॉक्टर था जो कि उसको बोलता था कि तुम पेशेंट्स के साथ ज्यादा क्लोज मत हो, और जब बल्कि और वो क्या करती थी कि वो हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ बैठ के उनसे प्यार से बातें करती थी, क्योंकि वो समझती थी कि वो किस पेन में है। पर डॉक्टर बोलता था कि तुम प्रोफेशनल रहो और तुम उनसे ज्यादा फ्रेंडली मत हो। तो ऐसा ही करते करते एक ऐसा इंस्टेंस आया जहां पे उसको डॉक्टर की बात माननी पड़ी, और उसने अपने हार्ट को फॉलो नहीं किया, अपने मन की बात को, दिल की बात को फॉलो नहीं किया। और फिर जो, क्योंकि डॉक्टर ने उसे थ्रेटन कर दिया था, उसने डरा दिया था कि मैं तुमको इस नौकरी से बाहर निकाल दूंगा अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो वो बहुत वो बहुत दुखी होती है इस लाइफ टाइम के बाद, जब वो नर्स होती है, कि मैं क्यों नहीं डिसोबीडियंट हुई, मैं क्यों बात मैंने मानी इस डॉक्टर की, और मैंने क्यों अपने हार्ट को फॉलो नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि ब्रेन, वो फिर से बताते हैं कि ब्रेन इंजरी तुम्हारे प्री बर्थ प्लानिंग का प्रोसेस था, और उसकी टीचिंग यही थी कि तुम अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो और अपने कंपैशन और काइंडनेस के थ्रू लोगों को हील करो। और अगर तुम कभी भी अपने लिमिटेशन, जैसे ब्रेन इंजरी हो गई तो कोई ऐसा सोचता है कि अब मेरा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता है, या मेरा ये एक लिमिटेशन हो गया, अब मैं इस चीज से कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, तो तुम ऐसा मत सोचो। वो बोलते हैं कि तुम अपने हार्ट की क्वालिटीज के ऊपर फोकस करो, जिससे कि तुम दूसरों के लाइफ में डिफरेंस ला सकती हो। और ये जो लिमिटेशंस तुम्हारी लाइफ में हुए थे ब्रेन इंजरी के कारण,
उसके कारण तुम्हारी लाइफ में एक नया चैप्टर आया और उससे तुमने अपने आप को बहुत हील किया। और जो सबसे हाईएस्ट पर्पस था एडॉप्शन का वो था अपनी सेल्फ एस्टीम को समझना। पेरेंट्स आपकी सबसे बड़े अथॉरिटी होते हैं जब आप अर्थ प्लैनेट पे जन्म लेते हैं तो, और आप उनके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, और अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है तो आप में बहुत ज्यादा गिल्ट की फीलिंग होती है। और वो कहते हैं कैरल तुम्हें यही एक्सपीरियंस चाहिए था एज अ सोल, और इसीलिए तुमने अपने आप को रिजेक्ट फील करवाया इन द फर्स्ट प्लेस। और तुम इन सब चीजों से ऊपर उठ के किसी और से वैलिडेशन नहीं चाहिए था तुमको, तुम चाहती थी कि मैं खुद अपने आप को वैलिडेट कर सकूं, अपनी कीमत को पहचान सकूं, और ये इवैल्यूएशन तुम्हारा खुद का होगा, किसी और का नहीं। और वो कहते हैं कि तुमने अपने इनर पाथ पे बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत ही सुंदरता से प्रोग्रेस किया है, और तुमने लव लिया भी है और लव दिया भी है, और तुमने अपने सारे इनर वुंड्स को हील किया है, तो तुम्हें इस चीज के लिए प्राउड होना चाहिए। और यही तुम्हारा गोल था इस लाइफ टाइम का। और वो ये भी बताते हैं कि किसी को भी ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आई हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, क्योंकि जब आप ऐसे अपने मन में फीलिंग रखते हैं तो एक तरीके से आप अपनी पावर को अंडर वैल्यू करते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे में उतनी पावर नहीं है। इंस्टेड आपको अपनी हार्ट की क्वालिटीज पे फोकस करके और अपने आप को हील करने के बारे में सोचना चाहिए। आप कैरल को बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड, जो सेकंड हस्बैंड है बैरी और आनिया, इस लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ इसीलिए हैं क्योंकि वो एक लविंग फैमिली तुम्हारे साथ बनाना चाहते हैं। और तुमको और बैरी, जो तुम्हारा सेकंड हस्बैंड है, कैरला और बैरी, दोनों को ही सेफ्टी की और लव की नीड थी, और वो दोनों ही सेम फीलिंग रखते थे कि वो दे आर नॉट गुड इनफ, वो हमेशा फेल होने वाले हैं, वो ऐसा सोचते थे, या उन्होंने कुछ अच्छा जिंदगी में अचीव नहीं किया, वो हमेशा ये फीलिंग रखते थे। तो वो कहते हैं जो तुम्हारी बेटी है आनिया, ये तुमको हेल्प कर रही है, तुम दोनों को हेल्प कर रही है इस डर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आनिया बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो अपने हार्ट को फॉलो करती है, वो किसी दूसरी अथॉरिटी को अपने ऊपर नहीं आने देती है। तो तुम दोनों उससे ये चीज सीख रहे हो और तुम इंस्पायर हो रहे हो उससे। और एक लाइफ टाइम में बैरी, जो उसका सेकंड हस्बैंड है, वो उसका बेटा था, और तुम दोनों ने उस लाइफ टाइम में तय किया था कि तुम दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करोगे। तो वो ये कहता है कि जब तुम अपने आप को ट्रस्ट करोगी तो बैरी के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, और जब तुम अपने आप को अप्रिशिएट करोगी तब भी वो इंस्पायर होके अपने आप को अप्रिशिएट करेगा और हील कर पाएगा। और आन्या तुम्हारे लाइफ में इसीलिए आई है कि वो तुमको एनकरेज कर सके स्पॉन्टेनियस बनने के लिए, अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए, और किसी भी आउटसाइड अथॉरिटी पे रिलाय नहीं करने के लिए। और आन्या के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल थी पिछले कुछ लाइफ टाइम्स में, और वो अपने पावर को बैलेंस करना चाहती है। तो जो तुम उसको सेफ्टी दोगे या जो तुम उसको स्टेडीनेस दोगे, तुम्हें उसको राह दिखाओगी, उसके कारण वो अपनी पावर को बैलेंस कर पाएगी। तुम और तुम्हारे हस्बैंड बाहर के अथॉरिटीज से डरते भी हैं, कभी कभी बाहर के जजमेंट से, बट आनिया तुम्हें हेल्प करती है क्योंकि वो हमेशा अपने हार्ट को फॉलो करती है। और इसी कारण तुम दोनों के बीच में एक बैलेंस, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे के बीच में एक बैलेंस आ रहा है, और तुम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो हर तरीके से। और फिर लास्ट में वो ये पूछते हैं रॉबर्ट श्वार्ट्ज की अडॉप्शन का क्या रोल है एक सोल की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए या ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। तो आंसर ये मिलता है चैनलिंग मीडियम से कि अडॉप्शन से सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सोचते हैं वो होता है आइडेंटिटी का। तो हम सोचते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, जब हम अर्थ पे जन्म लेते हैं, पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, कि मैं कौन हूँ, या फिर मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मेरी आइडेंटिटी में कितना हाथ है, या फिर सोशल और जो बाहर के सोशल फैक्टर्स हैं उसका कितना हाथ है, या कोई और भी फैक्टर्स हैं जो इन सब के ऊपर है, और वो है आपकी सोल की आइडेंटिटी जो कि एटर्नल होती है। तो इवेंचुअली वो कहते हैं कि आपको रियलाइज हो जाता है कि आपकी सोल की एक आप स्पिरिचुअल जब
विजडम लेते हैं या स्पिरिचुअली आप इवॉल्व होते हैं, जब आप अपने आप से रिलेशनशिप्स को अपना एनरिच करते हैं, तब आपको समझ आ जाता है कि आपकी सोल एटर्नल है और ये सारी जो आइडेंटिटीज हैं जो अर्थ पे आके आपको मिलती हैं ये टेम्पररी है, और परमानेंट आइडेंटिटी आपकी सोल की है जो कि एटर्नल है। वो कहते हैं कि आपका सोल कॉन्शियसनेस तो बढ़ता ही है अडॉप्शन के प्रोसेस से। जब बच्चे दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए जाते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, उनकी कैसी हैबिट्स हैं, तो कई बार वो एक यूनिटी कॉन्शियसनेस को जन्म देता है, क्योंकि हम वहां पे जज नहीं करते एज अडॉप्टिव पेरेंट्स, वो उसको जज नहीं करते और एक यूनिटी कॉन्शियसनेस को वो जन्म देता है। और वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होती है अडॉप्शन से, बट सफरिंग के कारण, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सफरिंग से ही हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, पर अर्थ पे आने के बाद हम इस चीज के लिए यूज टू हो गए कि जब तक हम सफर नहीं करेंगे तब तक हम लर्न नहीं करेंगे। बट वो कहते हैं कि अब एक कलेक्टिव चेंज आने वाला है और बहुत से अलग तरीके होंगे जिससे कि मैनकाइंड और भी लेसन सीखेंगे। और बताते हैं कि 80% जो अडॉप्शन होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, और हर सोल अलग स्टेज पे होता है जब वो अडॉप्शन प्लान करता है। मतलब कभी कोई ज्यादा कॉन्शियस होता है और कोई कम कॉन्शियस होता है। जो ज्यादा कॉन्शियस सोल्स होती हैं उनका पैरामीटर ये होता है कि वो उनकी सोल की आइडेंटिटी और जो उनकी अर्थ की फिजिकल आइडेंटिटी है वो कितना ज्यादा यूनाइट करती है, वो कितना ज्यादा उस चीज की अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं। तो अगर कोई ज्यादा यूनाइटेड रहता है अपनी अर्थ की आइडेंटिटी और सोल की आइडेंटिटी से, तो वो सोल्स अडॉप्शन के सारे लेसन्स बहुत अच्छे से लर्न करती है। पर और वो सोल की अवेकनिंग भी होती है। बट जब कोई ज्यादा इवॉल्व नहीं होता है तो फिर उसके कर्मा भी बनते हैं और उसकी उसका ये लाइफ टाइम कार्मिक बैगेज बढ़ाने का ही सिर्फ काम करता है। और यूजुअली ये बताते हैं कि जब स्पिरिट गाइड्स, आप कोई भी चैलेंज प्लान करते हैं तो स्पिरिट गाइड्स आपको डिफरेंट सिनेरियोज सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका ये चैलेंज है तो आप ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। अब आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आपको ये लेसन सीखने और उसके साथ इमोशंस कौन से अकम्पनीड हैं उसमें, मतलब कौन से लेसन है और उसके साथ क्या इमोशंस आपको फील करने पड़ेंगे। आपको ये नहीं पता होता है कि ये सिनेरियो है, जब वो आपको सजेस्ट करते हैं तब आपको पता होता है। और सोल कैसे चूज करती है सबसे ज्यादा, जब वो किसी भी चॉइस को देख के उसका इंट्यूशन, दिस इज द राइट चॉइस, उसका इंट्यूशन होता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा प्लान है, तो उस हिसाब से या अपने हार्ट की फीलिंग्स के हिसाब से वो चूज करती है उस प्लान को। आपके पास फ्री विल होती है, पर कई बार जब आपको कोई चैलेंज पूरा करना होता है तो स्पिरिट गाइड्स को कभी कभी आपको ज्यादा समझाना पड़ता है कि इस प्लान का मीनिंग क्या है और क्या पर्पस है इसके पीछे, और आपको कभी कभी थोड़ा पुश भी करना पड़ता है जिससे कि आप अपने मिशन को पूरा कर सके। तो जब अडॉप्शन होता है तब सिर्फ हम ये नहीं प्लान करते कि कौन सी एज में अडॉप्शन होगा, हम ये भी प्लान करते हैं कि हमारी किस फैमिली में अडॉप्शन होगा और उस फैमिली के साथ हमारी कार्मिक साइकिल की क्या हिस्ट्री है वो भी हम प्लान करते हैं। और जब वो कहते हैं कि जब वो पॉसिबिलिटी आपको दिखती है कि ये मेरा प्लान होगा, आउट ऑफ जितने भी प्लान्स हो, 50 हो, 100 हो, तो वो एक मिक्सचर होता है जॉय का, फियर का, एक्साइटमेंट का। तो जो वो राइट मिक्सचर होता है उससे आप अट्रैक्ट होते हैं और आप बोलते हैं कि यही प्लान है मेरी लाइफ का, और इसमें आप बहुत ज्यादा मीनिंग ढूंढते हैं, आप समझते हैं कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा इस लाइफ टाइम के लिए। और वो कहते हैं कि अडॉप्टिव पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को कैसे ढूंढ पाएंगे अर्थ पे आने के बाद, वहां तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जिसमें कि सिंक्रोनिसिटी होती है, जिससे कि आपको समझ आता है कि यही मेरे लिए अच्छा है। जब आप हार्ट को फॉलो करते हैं तो आपका बेसिकली बोलते हैं वहां पे जब आपको लगता है कि ये ऐसा ही होना था, या एक बच्चे का अडॉप्शन इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होना था, या यही पेरेंट्स हैं, तो वहां पे आपका हायर सेल्फ आपको इन्फ्लुएंस करता रहता है। इसीलिए आपको समझ आता है कि ये काम ऐसा ही होने वाला था, और तब हमको समझ आता है कि ये एक्चुअली एक प्लानिंग थी जो बिफोर बर्थ हो चुकी है। और जैसे कि अडॉप्टिव पेरेंट्स एक पर्टिकुलर बच्चे की तरफ अट्रैक्ट होंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे या उसके लुक्स पे, या उनको एक इमोशनल अटैचमेंट फील होगा उस बच्चे का जिसके बारे में वो कुछ जानते ही नहीं।
इससे पता चलता है कि ये सारी चीजें पहले से प्लान होती है। और अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। वो कहते हैं कि अडॉप्टिव पेरेंट्स और कैरल का रिलेशनशिप बहुत ही म्यूचुअल था, वो दोनों फ्रेंडली थे उसके साथ बहुत पहले लाइफ टाइम्स में भी, और उन्होंने भी कैरल से बहुत कुछ सीखा, उसके कंपैशन से, उसके लव से, उसके काइंडनेस से, अंडरस्टैंडिंग से, और उसने भी उन लोगों से काफी कुछ चीजें सीखी। तो ये म्यूचुअली एनरिचिंग रिलेशनशिप्स थे। और वो कहते हैं कि क्योंकि अर्थ पे आने के बाद हम बहुत लिमिटेशंस में रहते हैं, इसीलिए हम जो परसीव कर सकते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो जब हम उस हायर वर्ल्ड में रहते हैं तो हम वननेस में रहते हैं, हमें पता है कि हम सब एक हैं, हम कनेक्टेड हैं। बट जब हम यहाँ आते हैं तो हमें सेपरेशन फील होता है, और हमको पता होता है कि हमको लगता है कि हम सेपरेटेड हैं, पर ये एक इल्यूजन है। और इस इल्यूजन को सरवाइव करने के लिए सिर्फ करेजियस सोल ही ये चैलेंज लेती हैं और अर्थ पे आती हैं। और वो कहते हैं अडॉप्शन में दो तरीके के पेन होते हैं। एक तो अपने घर से दूर आना, मतलब वो जो जब हम सुप्रीम पावर बोल दीजिए, गॉड बोल दीजिए, ऑल दैट इज बोल दीजिए, उससे दूर आते हैं तो भी एक सेपरेशन फील होता है, और जब हम अपनी मदर से दूर जाते हैं तब भी सेपरेशन फील होता है। तो ये दोनों तरीके के जो सेपरेशन होते हैं ये बहुत ज्यादा सफरिंग क्रिएट करते हैं। और कैरल का जो प्री बर्थ प्लानिंग था वो एक स्पिरिचुअल वॉरियर से कम का नहीं था, उसने अपने जीवन में बहुत से चैलेंजेस लिए और सब चीजों को हील किया उसने। और ये भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि अगर हम अर्थ पे हैं और अगर हमें स्पिरिचुअलिटी हमको नहीं मिली और हम नहीं जानते कि अडॉप्शन में क्या होता है, तो अगर कोई लेमैन होगा जो स्पिरिचुअल नहीं होगा, वो ये सोचेगा कि कैरल के लिए वो ये सोचेगा कि ये बच्चा बहुत बेचारा है और इसको एक हार्श वर्ल्ड में पैदा करके छोड़ दिया गया है। बट एक्चुअली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझ आता है कि वो एक बहुत करेजियस सोल है। बर्थ पेरेंट्स के बारे में लोग ये सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वो अच्छे इंसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर्म किया कि अपने बच्चे को छोड़ दिया। बट वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोफाउंड सर्विस कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक आत्मा को, जो बच्चे की आत्मा, उसको अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ यूनाइट करने के लिए उस बच्चे को जन्म देते हैं, और इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं हो सकती है। और जबकि उसको पता रहता है कि वो उस सोल में गिल्ट और शेम पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। और अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में वो बताते हैं कि हमको लगता है कि जीवन ने इनके साथ इतना बुरा किया कि ये एक बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, बट जीवन उनको बहुत सी खुशियां आगे अलग तरीके से देना चाहता है जब वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो वो कहते हैं कि ये सोल प्लान जो है वो एक इंट्रिकेटली कोरियोग्राफ डांस है, और इस डांस को, ये डांस ब्यूटी और ग्रेस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ।